जी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपका भाई, आपका प्यारा, आपका दोस्त मोहम्मद इकबाल शेख आपके सामने है। और आज मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ रावलपिंडी के मेरे भाई हैं राजा अरशद। और ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन से बड़े काम कर रहे हैं, ये आज आपको खुद बताएंगे। ताल्लुक है इनका राजाओं की शहर रावलपिंडी से। जी राजा अरशद भाई, कुछ अपना तारुफ कराइए, कुछ अपने शहर का हाल बताइए और कुछ आपकी अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। मेरा नाम राजा अरशद है, मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और ये एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ। चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता और खूबसूरत मुल्क बने और 21वीं सदी में हम पाकिस्तानी जो हैं बतौर अवाम, बतौर कौम तरक्की करें। और रावलपिंडी शहर, जैसा कि आपने पूछा, रावलपिंडी शहर जो है वो एक औसत दर्जे का शहर है। जैसे पाकिस्तान के पसमानदा शहर हैं, ऐसे ही ये भी एक पसमानदा शहर है। इसकी आबादियाँ जो हैं वो बहुत घनी आबादियाँ हैं। उन सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये शहर जो है ये कराची बनता चला आ रहा है। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, टैंकर जो हैं वो डलवाने पड़ते हैं। और दो हिस्सों में बेसिकली रावलपिंडी तकसीम है। एक रावलपिंडी पुराना रावलपिंडी है जो गरीब रावलपिंडी है, जिसकी सड़कें गलियाँ टूटी हुई हैं, जहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, हर मसला वहाँ पे मौजूद है। और एक जदीद रावलपिंडी है जिसमें टाउन है, जिसमें जदीद DHA वगैरह है। ये जो है ये निस्बतन बेहतर है। और बाकी जो है इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। अस्पतालों की बहुत शदीद कमी है हमारे यहाँ, और आबादी ज़्यादा है, अस्पताल कम हैं, सड़कें प्रॉपर नहीं हैं, अगर हैं तो आबादी और आज के दौर के मुताबिक नहीं हैं, कम हैं, उनकी चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो फंसी रहती है। मरी रोड के ऊपर जो मियाँ साहब ने ये बनाया मेट्रो, उसकी वजह से भी कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। ट्रैफिक उसी तरह से फंसी रहती है, बस आवाम का जो पैसा है वो खा पी लिया गया है और उसका कोई बड़ा बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ। अगर इसको और चौड़ा करके इस मरी रोड के ऊपर एक और पुल बना देते, पूरा मरी रोड कवर कर देते, सड़क खुली हो जाती, तो आने जाने की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती। क्योंकि मुकम्मल पूरा चौड़ा फ्लाई ओवर बनने से जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक है, सदर से इस्लामाबाद जाने वाले लोग, वो सारे पूरा पिंडी जो है वो मरी रोड ही इस्तेमाल करता है, तो उनको बहुत सहूलत हो जाती। लेकिन अब भी इस मेट्रो के बावजूद हर चौक पर ट्रैफिक जो है वो रुकी होती है और बहुत सारे मसाइल हैं जो रावलपिंडी वालों को फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा जो आजकल एक बहुत प्रॉब्लम है जिसका मैंने जिक्र कई दफ़ा किया है, वो है कि लियाकत बाग जो मशहूर एक इलाका है, एक पूरा पार्क है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। इससे पहले लियाकत अली खान साहब यहाँ पे शहीद हुए। तो इस पार्क के बिल्कुल साथ जो है एक डंपिंग स्टेशन है, जो पूरे रावलपिंडी का कूड़ा क्रिकेट जो है वो वहाँ पे जमा उन्होंने किया हुआ, और उसकी जो बू है वो पूरे राजा बाजार और सदर और उसके करीब के जितने इलाके हैं वहाँ तक लोगों को डैमेज कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। ना सिर्फ बू है बल्कि बीमारियाँ फैल रही हैं। बहुत दफ़ा मैंने मुतलका इदारों से रब्ता किया और उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन कोई भी, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में हुकूमती इदारे जो हैं वो मुश्किल से ही काम करते हैं, तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सड़कों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है और अस्पताल जो हैं, ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, नए अस्पताल बाहर बनाए जाएँ। रावलपिंडी में सब्जी मंडी नहीं है,
وہ اسلام آباد میں بنائی ہوئی ہے، اور اسلام آباد کی جو سبزی منڈی ہے وہ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بہت دور ہے۔ اس کے لیے میرا مطالبہ ہے کہ جو راولپنڈی کے شہری ہیں ان کے لیے ایک اور سبزی منڈی جو ہے وہ بنائی جائے جو ان کو کیٹر کر سکے اور ایزی اپروچ پر ہو۔ یہ تو چند مسائل تھے، ایجوکیشن کے مسائل ہیں راولپنڈی میں، صحت کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں۔ ہر وہ مسئلہ جو قصور میں ہے، جو چونیا میں ہے، جو پورے پاکستان میں ہے، جو دادو میں ہے، سکھر میں ہے، حیدرآباد میں ہے، کراچی میں ہے، وہی سارے مسائل جو ہیں وہ راولپنڈی میں بھی موجود ہیں، اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اقبال بھائی۔ ٹھیک، بہت زبردست۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں، اور آج کل یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس کے اندر پنڈی والے کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ اس گھروں میں بیٹھ کے کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا وہ پاکستان کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، جو آفس میں گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہے، آن لائن سیل ہو رہی ہے، ویب سائٹیں بن رہی ہیں، تو راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے اور راولپنڈی والے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے بنیادی طور پر دو سوال کیے ہیں، ایک میرے متعلق کیا ہے اور ایک راولپنڈی شہر کے متعلق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک سیاسی اور سماجی کارکن ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، انہیں اکٹھا کیا جائے اور ہم ایک قوم بنیں، ایک ایسی قوم جو ترقی یافتہ ہو، جس کی کوئی منزل ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ ہو، جو خوشحالی چاہتی ہو، اور اقوام عالم میں اس کا کوئی نام ہو، کوئی اس کی آواز ہو، کوئی اس کی رسپیکٹ ہو۔ یہ میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا ہوں زندگی بھر، اب بھی کر رہا ہوں۔ پاک سماج پارٹی اس کے لیے ہم نے بنائی ہے، اور پاک سماج پارٹی جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک خوبصورت، جدید اور ترقی یافتہ پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ راولپنڈی جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے، تو بہت برے حالات ہیں میرے بھائی۔ عوام بالکل نہیں سن رہی۔ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا وہ تب تو ٹھیک تھا، اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو عوام نے شاپنگ کی ہے، اور کوئی ایس او پیز نہیں ہے، نہ یہ فالو کر رہے ہیں، نہ یہ بلیو ہی نہیں کر رہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی اکثریت ان کرونا کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ کسی بھی ایس او پی کا خیال نہیں رکھ رہے، اور جو بے ہنگم جو ٹریفک دیکھی گئی ہے عید کے ٹائم پہ، اور جو شاپنگ ہوئی ہے بازاروں میں، جس طرح سے لوگ، عورتیں بچوں کو لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے، بینکوں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہنگامہ تھا، ایک شور تھا، اور وہ خطرہ جو ہے وہ اب سر اٹھا رہا ہے، کیونکہ تب بھی میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جیسے ہی 15 دن گزریں گے عید کی شاپنگ نہیں ہے، یہ ہم کرونا خرید کے گھر لا رہے ہیں۔ تو وہ ہم نے جو کرونا خرید ہے وہ اب اپنا رنگ دکھائے گا، اور ہم پتہ نہیں، مجھے نہیں آتی کہ ہمیں اتنا بیکورڈ رکھا گیا ہے، اتنا جاہل رکھا گیا ہے کہ اب ہم کسی سائنسی بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم اپنے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں، ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کا کیا علاج ہے۔ بھائی کرونا کا علاج ڈاکٹر بتائے گا، نہ کہ کوئی پیر صاحب بتائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے پروفیشنلزم کی بہت شدید کمی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر توہمات بہت زیادہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت بہت زیادہ ہے، تعلیم کی شدید کمی ہے، اور اویئرنیس اب میڈیا اب تو دے رہا ہے، لیکن یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں۔ ایز اے قوم یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی سے گندے ہاتھ نہیں ملانے، کسی گندے بندے سے گلے نہیں ملنا، یہ جو چیزیں ویسے ہی جنرل ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایجوکیشن میں تو ایسی چیزیں پڑھائی نہیں جاتی۔
हमारे जो करेंसी नोट हैं सबसे ज्यादा कोरोना वो फैला रहे हैं, क्योंकि हर बंदा तजारत करेंसी नोट के साथ कर रहा है। कोरोना वाला भी उसको हाथ लगा रहा है और एक नॉन कोरोना जो है, जो सेहतमंद आदमी है, वो भी उसको हाथ लगा रहा है। तो ये करेंसी नोट जो हैं, इनके ऊपर हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई इसका इलाज नहीं ढूंढा, कोई ऑनलाइन पेमेंट के 100 तरीके हैं, उनको बाउंड कर दें हर बंदे को कि जिसने भी ट्रांजैक्शन करनी है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, बैंक अकाउंट के जरिए करे, या इजी पैसा आ गया है और इस तरह की जायज कैश आ गया है, ये चीजें आ गई हैं, इनके थ्रू करें, हर बंदे का अकाउंट बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। जो काम करने वाले थे, कोई प्लास्टिक की करेंसी जो है वो नहीं निकाल पाए ये, ताकि उसे धो लिया जाए तो कोई मसला ना हो। जैसे हम सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लेते हैं, करेंसी के ऊपर भी एक वो कर लें तो वो साफ हो जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम पाकिस्तान में हुकूमत ने नहीं दिया। और जब हुकूमत लेवल पे कमियां रह जाएंगी, अब वो उन्होंने लॉकडाउन भी खोल दिया है लोगों के प्रेशर में आके। ताजर जो हैं वो तो अपना स्टॉक उन्होंने जमा किया हुआ वो तो बेचना चाहते हैं। बात यह है कि ताजरों को जरूर देखना चाहिए ऑनलाइन या कुछ ऐसा महदूद तरीके से होना चाहिए था। ये जो लामहदूद इन्होंने तरीके से खोल दिया है, लॉकडाउन खत्म कर दिया है, तो उसके नताइज बहुत भयानक निकलेंगे। मैं बहुत डर रहा हूँ और मैं कौम से अपील करता हूँ कि अब भी खुदारा अपने आप को समझाइए, अपने आप को ठीक कीजिए। और कोरोना एक बीमारी है, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर से पूछिए, हुकूमत से पूछिए, और जो सेहत के इदारे हैं उनसे पूछिए। किसी दाएं बाएं भाई से, बहन से, पीर साहब से, मौलवी साहब से इसका इलाज ना पूछिए, उनका फील्ड नहीं है। आपने कोई नकाह करना है, कोई इस्लाम से मतलब मसला है, तो वो मौलवी साहब से, बिल्कुल उलमा से पूछना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो बीमारी है और एक पैंडेमिक है जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, इसके बारे में हमें डॉक्टर की जो राय है वो लेनी चाहिए। ठीक है राजा अर्शद साहब, ये बताइए कि अब आते हैं हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ। तो ये डिजिटलाइजेशन जो है पाकिस्तान में कोरोना ने तो आधी से ज़्यादा करवाई दी है। लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं और बैंक वाले भी आधा से ज़्यादा घरों में बैठा हुआ है, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग भी घरों से काम कर रहे हैं, स्कूल के लोग घरों से काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अपने आप को डिजिटलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जाके सीखना चाहिए, अपने बच्चों को खान अकेडमी पे सिखाना चाहिए, या और क्या तरीके इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोग जल्द से जल्द डिजिटल हो जाएं? और ये इससे एक फ़ायदा ये होगा कि करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज़ अंदर कंप्यूटर में लिखी भी होगी, रिकॉर्डेड होगी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह हमें डिजिटल ईरा में और मजीद दाखिल होना चाहिए? जी इकबाल भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी जी। डिजिटल पाकिस्तान जो है ये मेरा ख्वाब है, और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले डिजिटल पाकिस्तान जो है क्या मोहतरम रेहान अल्लाह वाला साहब ने दिया है और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि रेहान अल्लाह वाला साहब ने बहुत सारे लोगों को आइडिया दिया है और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इनका ये आइडिया और इनकी ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान में रंग लाएगी और पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द डिजिटल पाकिस्तान बन जाएगा। जहाँ तक मेरे ज़ाती व्यूज़ का तलक है, मैं पाक समाज पार्टी जो है वो डिजिटल पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, और इसकी जो बुनियाद है बेसिकली वो सारी की सारी डिजिटल पाकिस्तान। अच्छा। पाक समाज पार्टी जो है वो ऑनलाइन मीटिंग करती है, उसने ये तय किया है कि वो कोई फिजिकल मीटिंग नहीं करेगी, तमाम मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन होंगी, हमारे जलसे जुलूस भी ऑनलाइन होंगे। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो एक ताकत है, और अगर सारे लोग पाकिस्तान के सोशल मीडिया के साथ जुड़ जाएं और एक ताकत बन जाए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, तो हम हुकूमत से बहुत सारी चीजें मनवा सकते हैं और अपने राइट्स को ले सकते हैं।
जी, पाक समाज पार्टी जो है वो डिजिटल पाकिस्तान के लिए इस तरह से कोशिश कर रही है कि हमने जो हमारा बेसिक काम है वो है एक दफा पाकिस्तान में मर्दमशुमारी के बाद जो बिल्कुल एक्यूरेट मर्दमशुमारी होगी, और उस मर्दमशुमारी के बाद जो है वो हम डिजिटल पाकिस्तान की का आगाज करेंगे। उसमें एक शनाख्ती कार्ड बनाएंगे जिसमें चिप लगी होगी, जिसमें बंदे की पूरी डिटेल होगी कि वो पैदा कब हुआ, कहाँ हुआ, और उसने अब तक क्या तालीम हासिल की है, उसको जॉब क्या क्या की हैं, वो उसने क्राइम कितना किया है, हर चीज उस चिप के अंदर मौजूद होगी। और हुकूमत के पास पूरा डाटा देगा। कोई बंदा जो है वो बदमाशी नहीं कर सकेगा, कोई अपने असासे नहीं अकाउंट उसमें मौजूद होगा, और तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटल होंगी। और अगर तमाम डिजिटल ना हो सकी तो हम प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाएंगे या मेटल करेंसी की तरफ जाएंगे। सही सही, बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा जो है वो हमारा मेन थीम ये है कि हम कारोबार को, इदारों को, सरकारी और प्राइवेट इदारे जितने भी हैं, कारोबार है, इंडस्ट्री है, स्कूल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, सारे 24 आवर खुले रहेंगे। पाक समाज पार्टी जो है वो कारोबार को बंद करने की इजाजत नहीं देगी, बल्कि कारोबार को बढ़ाने की देगी और 24 आवर ओपन करेगी ताकि बाजारों के अंदर रश कम हो जाए, ट्रैफिक मामला हल हो जाएं, और जब कारोबार 24 घंटे होगा तो लोगों को नौकरियां भी ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा 4 गुना ज्यादा मुलाजमतें जो हैं वो, और इस हवाले से हम बेरोजगारी को कंट्रोल कर पाएंगे, या हम मैक्सिमम जॉब जो है वो जनरेट कर पाएंगे। हमारी सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक का रश है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही टाइम पे पाकिस्तान के सारे स्कूल जो हैं वो लगते हैं, और एक ही टाइम पे उनको छुट्टी होती है, तो शहर बंद हो जाता है। अगर स्कूलों के टाइमिंग चेंज कर दिए जाएं, कोई 2 बजे लगे, कोई 4 बजे लगे, कोई शाम को लगे, कोई रात को लगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके शहरों में जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने जी इकबाल भाई। तो ये डिजिटल पाकिस्तान होने के लिए जो सबसे पहले जो है वो हमारा ये जो नेटवर्क है, सर्विस प्रोवाइडर्स, इनका ये जो है रीढ़ की हड्डी है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है। जी जी आ रही है। तो ये नेटवर्किंग की जो सर्विस प्रोवाइडर है ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो इस सिलसिले में भी हुकूमत को काम करना चाहिए कि नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क में, चप्पे चप्पे में, गांव गांव में अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। तो पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो ये कंपनियां हैं हमारी इंटरनेट प्रोवाइडर, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही, और इनको भी जरूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर इनसे पैसे नहीं दे रही, करप्शन नहीं कर रही, इनसे अंडर द टेबल डीलें नहीं कर रही, तो फिर इनको पूछती क्यों नहीं है पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट की सर्विस जो है वो क्यों सही नहीं है। इसको कौन पूछेगा। हमारी ये सारी कंपनियां जो हैं ये बाहर के मुल्कों में बिल्कुल सही काम करती हैं, और जब ये बैन अल-अक़वामी शोहरत की हामिल कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं तो फिर ये काम इनका खराब क्यों हो जाता है, इनकी सर्विसेज पुअर क्यों हो जाती हैं। पाकिस्तानी ये जानने के लिए परेशान है। बराए मेहरबानी हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो इन कंपनियों का और इस खराब सूरत हाल है, नाकस कारकर्दगी है इन कंपनियों की, उसको नोटिस लें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फिर हम किसी वक्त मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया।